वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का। यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी क्या होगी? त्वरण दोगुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा चार गुनी हो जाएगी, भार दोगुना हो जाएगा। देखिए, जो वेलोसिटी होता है ना, वेलोसिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है। जो वेलोसिटी होता है, जो वेग होता है, उसका डायरेक्ट जो संबंध होता है किससे होता है? हमारा काइनेटिक एनर्जी से होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? गतिज ऊर्जा जिसे बोलते हैं। और गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू होता है हाफ यानी 1/2 mv²। बोला है कि जो वेलोसिटी था v से 2v कर दिया गया, तो जो v से 2v किया गया तो 2v का मैंने स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा? 4v²। और जब 4v² होगा तो हमारा क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी चार गुनी हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा चार गुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा चार गुना हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो ऑप्शन सी दिख रहा है। तो सी इज करेक्ट आंसर, गतिज ऊर्जा चार गुना हो जाएगा। ठीक है, तो सी इज करेक्ट आंसर। थोड़ा सा एडिशनल चीज इसमें क्या है, हल्का सा एग्जाम ओरिएंटेड बात यह है कि जो वेग होता है वह सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। जो आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन होता है वो भी सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी है। जो आपका त्वरण होता है वो भी सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जो आपका संवेग होता है, संवेग जो होता है मोमेंटम जिसे बोलते हैं, वो होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। जो मोमेंटम बराबर होता है यानी मोमेंटम इज इक्वल टू किसी भी वस्तु का उसका टोटल द्रव्यमान अमाउंट ऑफ कंटेंट इनटू मल्टीप्लाई कर दीजिए उसका वेलोसिटी से, कि वो कितनी वेलोसिटी से भाग रहा है, मूव कर रहा है, रन कर रहा है। तो आपका आ जाएगा, क्या आएगा? संवेग। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की ये बात है कि जो वेलोसिटी जो वेग होता है वह डायरेक्ट त्वरण से संबंधित नहीं होता है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन नहीं हुआ। जो वेग होता है, वेग परिवर्तन की दर, देखिए वेग जो परिवर्तन, वेग परिवर्तन, जो वेग, एक वेग अलग चीज होता है, वेग अलग चीज होता है और वेग परिवर्तन की दर अलग होता है। जो मेरा वेलोसिटी है, मान लीजिए मेरा किसी वस्तु का वेलोसिटी पहले 10 था, कुछ क्षण के बाद उस वेलोसिटी उसका हो गया 20, क्या मीटर पर सेकंड, और 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो गया। तो ये मेरा प्रारंभिक वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ये मेरा फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेलोसिटी यानी वेग था। तो दोनों का अंतर कितना हो गया, यानी कि चेंज कितना हो गया? तो 10 मीटर पर सेकंड। और यही 10 मीटर पर सेकंड हमारा किससे रिलेशन रखेगा? त्वरण से। तो यानी कि वेग अलग चीज है। एक होता है वोल्टेज यानी कि विभव, और एक होता है विभवांतर। एक आपका एक विभव होता है, एक विभवांतर होता है। तो जो विभव होता है वह पर्टिकुलर एक पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट बदलता रहता है, लेकिन जो विभवांतर होता है वह दो पॉइंट के बीच का अंतर होता है। तो उसी तरह होता है आपका जो वेग होता है। वेग जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक पॉइंट पे, हर पॉइंट पे अलग अलग होगा, लेकिन उसका जो अंतर होगा दो पॉइंटों के बीच का अंतर होगा। जैसे पहले 10 वेलोसिटी था, उसके बाद 20 हो गया, तो इसका अंतर कितना था? 10। तो ये मेरा विभव ये जो मेरा है वो वेग परिवर्तन है। क्या है? वेग परिवर्तन है। और यही वेग परिवर्तन त्वरण के समानुपात में होता है, और वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो इसलिए हमारा ये नहीं होगा, क्या होगा? गतिज ऊर्जा चार गुनी हो जाएगी। सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यदि किसी पिंड के द्रव्यमान और भार में अंतर होता है तो क्या है? इसमें दोनों सत्य है, दोनों गलत है। क्या? दोनों द्रव्यमान परिवर्तनीय है। द्रव्यमान कहाँ से परिवर्तनीय हो सकता है? द्रव्यमान स्थिर है। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान हमेशा फिक्स्ड होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? अचर होता है। क्यों अचर होता है? क्योंकि द्रव्यमान एक अदिश राशि है, पहली बात, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। और किसी भी वस्तु में जब डायरेक्शन नहीं होता है तो वो चेंज नहीं होता है। और द्रव्यमान क्या है? तो होल कंटेंट, संपूर्ण कंटेंट, संपूर्ण द्रव्य की मात्रा। उसके बाद कितना मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कितना परिमाण है। देखिए, दो चीज़ होती है, एक परिमाण होता है, एक परिणाम होता है। तो जो परिमाण होता है वो डायरेक्ट मात्रा को प्रदर्शित करता है, अमाउंट को प्रदर्शित करता है, अमाउंट को। क्या चीज़ को? अमाउंट को। लेकिन जो मेरा परिणाम होता है वो रिजल्ट को, यानी कि हमारे जो परिणाम होता है वो रिजल्ट को प्रदर्शित करता है। जो हमारा इनपुट, मैंने किसी भी चीज़ में कुछ किया तो आउटपुट जो मेरा मिल गया वही मेरा रिजल्ट है, परिणाम है। और जो अमाउंट होता है वो मेरा मैग्नीट्यूड होता है। और जो ये मात्रा होता है, एक अमाउंट होता है, मात्रा होता है। किसी भी वस्तु में होल कंटेंट होता है, होल द्रव्य की मात्रा होता है। तो द्रव्यमान परिवर्तन कभी नहीं हो सकता, द्रव्यमान स्थिर होता है ऑलवेज। आप चाहे यहाँ रहो, चाहे जाके इन फ्यूचर 100-200 सालों में मंगल पे जाएंगे हम लोग, तो वहाँ पे रहो, कोई बात नहीं। द्रव्यमान कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे आप यहाँ रहो, मून पे रहो, चंद्रमा पे रहो, कहीं भी रहो। लेकिन जो भार होता है W इज इक्वल टू M × G होता है। और हमारा G पता है कि हर एक प्लेनेट के लिए अलग अलग होता है। धरती के लिए होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चंद्रमा के लिए 9.81/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सूर्य के लिए अलग होगा, पृथ्वी से ज़्यादा होता है। कितना गुना ज़्यादा होता है कोई बात नहीं है, कोई किसी एग्जाम में नहीं पूछता है। तो बस ये समझिए कि जो जी है वो बदलता रहता है, इसलिए डब्ल्यू जो भार होता है क्या होता है? बदलता रहता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर। द्रव्यमान स्थिर हमेशा रहता है और भार हमेशा क्या होता है? बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आप शेयर कर दिया करो, आप ग्रुप में जितने आपके ट्विटर, आपके जो मोबाइल है उसमें
आप जो भी सिस्टम पे पढ़ते हो तो दुनिया भर के स्टडी ग्रुप है, तो उसको स्टडी ग्रुप क्यों बनाया गया है? शेयर करने के लिए तो बनाया गया है, तो आप शेयर कर दिया कीजिए। इससे क्या होगा कि लोगों को पता चलेगा, स्टूडेंट को पता चलेगा, जिनके पास चीज़ें नहीं पहुंच पाती उनको पता चल जाएगा। तो समझिए कितना मुश्किल से लेक्चर शूट होता है, तो प्लीज़ यार शेयर कर दिया करो, इतना तो कर दिया करो कम से कम। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह क्या है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, द्वितीय नियम है, तृतीय नियम है, गैलीलियो की गति का विषयक नियम है। क्या है? किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति में और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल। देखिए बाह्य बल क्या होता है? एक्सटर्नल कॉज होता है। जो बाह्य बल है वो एक्सटर्नल फोर्स क्या है? एक बाहरी कारक होता है। और जो बाहरी कारक था, तो जो एक्सटर्नल कॉज था, जो एक्सटर्नल कॉज है मेरा, वो कहाँ से पैदा होता है? तो आप लेक्चर अगर कंटिन्यू देखते हो तो समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो एक्सटर्नल कॉज है डियर, वही तो बल था, और बल की पैदाइश हुई थी न्यूटन साहब के प्रथम नियम से। तो यानी कि बल की परिभाषा कहाँ से पैदा हुई थी? न्यूटन साहब के प्रथम नियम से। और न्यूटन साहब का प्रथम नियम क्या था? यदि कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है, गति में है, तो गति में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल कारक ना लगाया जाए। वही एक्सटर्नल कारक हमारा फोर्स उभर गया था, और जिसका यूनिट न्यूटन था, एसआई यूनिट न्यूटन था। तो न्यूटन की गति का विषयक नियम कौन था? प्रथम नियम से ये रिलेट होगा ना, तो ए इज करेक्ट आंसर। ए इज करेक्ट आंसर। आप समझ रहे होंगे, न्यूटन की गति का प्रथम नियम यही तो बोल रहे हैं। और न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, जिससे एफ इज इक्वल टू एम जी प्राप्त हुआ था हमारा। और न्यूटन की गति का तृतीय नियम, तो एक्शन टू रिएक्शन लॉ। किसी भी वस्तु पे अगर मैं एक्शन कुछ क्रिया कर रहा हूँ, तो हमको उसके उस बल के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमको कुछ प्रतिक्रिया बल भी पैदा हमको सहन करना पड़ेगा। अगर मैंने फुटबॉल को किक किया था तो क्या हुआ था? फुटबॉल ने मेरे पैर पे थोड़ा सा चोट लगाया था कि नहीं लगाया था? वही तो रिएक्शन में। अगर बंदूक से गोली चला रहा हूँ, तो बंदूक से गोली चला रहा हूँ, तो बंदूक की जो गोली है आगे को मूव कर रही है। मैं तोप चला रहा हूँ, तो जो तोप है आगे को मूव कर रही है, तो मैं थोड़ा सा झटका मेरे को पीछे की तरफ महसूस होता है। यही तो एक्शन टू रिएक्शन है। अगर मैं नाव पे बैठ के जा रहा हूँ, अचानक नाव से कूद गया हूँ, ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट करके देख चुका हूँ मैं। और नाव से अगर मैं उतरता हूँ, तो नाव पीछे की तरफ जाती है। यही तो एक्शन टू रिएक्शन लॉ है। एक्शन टू रिएक्शन लॉ यही तो है। और एक्शन टू रिएक्शन लॉ इसका जो परिमाण होता है, जो मात्रा होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है, वो सेम होता है, लेकिन जो इसका डायरेक्शन जो होता है ना डियर, अपोजिट होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगी होती है। अगर मैं किसी को एक चांटा मारूं तो उसको तो चोट लगेगा ही, लेकिन मेरे हाथ में भी कुछ चोट महसूस होगी। तो उसको अगर एक चांटा उसके गाल पे मारा हूँ, तो उसका गाल अलग मटेरियल, अलग ऑब्जेक्ट है, और मेरा हाथ जो है अलग वस्तु, अलग ऑब्जेक्ट है। तो उसको तो बंदे को बेचारे को चोट लगा ही, लेकिन रिएक्शन फोर्स मेरे भी हाथ पे चोट लगा और मेरे को भी चोट महसूस हुआ। तो दो यहाँ पे दो, एक गाल हो गया और एक हाथ हो गया। हाथ मेरा था, गाल किसी का। तो हो सकता है मैं खुद को ही मार लूँ, गुस्से में मैं खुद को मार लूँ, तो मेरे गाल पे मैं खुद को एक चांटा मारा, मैं एक चांटा अपने आप को मारा, मैं अपने आप को एक चांटा मारा, तो क्या हुआ? मैं अपने आप को एक चांटा जब मार दिया, तो यहाँ पे मैं अभी मार रहा हूँ अपने आप को। अगर अब मैं अपने आप को एक चांटा मारा हूँ, तो मेरे गाल पे मेरे को खुद चोट लगा, और मेरे हाथ पे भी कुछ चोट लगा। तो हाथ तो मेरा अलग वस्तु हो गया, गाल तो मेरा अलग वस्तु हो गया, लेकिन फोर्स क्या था, अमाउंट क्या था? दोनों का अलग अलग था, अलग अलग वस्तु का था, लेकिन जो अमाउंट था क्या था? सेम था। अगर मैंने अपने आप को 3 न्यूटन के फोर्स थे, मैं अपने आप को 3 न्यूटन के फोर्स से अपने आप को एक थप्पड़ मारा हूँ, तो मेरे गाल पे जो चोट लगा ना डियर, जो मेरे गाल पे चोट लगा है, वो 3 न्यूटन का लगा है, लेकिन हाथ पे भी मेरा उतना ही रिएक्टिव फोर्स आया है। यही समझाना चाह रहा था। और खुद को कभी कभी मार लिया करो, गलती किया करो तो। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। खुद को, अपने आप को समझाओ। अगर बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, तो खुद को समझाया करो, हमेशा समझाया करो। नहीं तो जैसा टाइम चल रहा है ना कंपटीशन का, कि देख रहे हो कि अभी हाल ही में इलाहाबाद में एक लड़का सुसाइड कर लिया। बोल रहा था कि हमको नौकरी अगर नहीं है तो मेरा लाइफ नहीं है। सरकारी नौकरी ही सब चीज़ है उसके लिए। उसकी मानसिकता देख सकते हो कि तुम वो, ये बहुत ही दुखदायी घटना है। वो बोल रहा है, पेपर का उसका पूरा रखा हूँ मैं, वो बोल रहा था अभी हाल ही में कि क्या नाम है, होली का पर्व था। होली का पर्व था, और होली के पर्व पर वो घर जाने वाला था। भदोही का लड़का था। उसने सुसाइड नोट में लिखा था कि यार मैं नौकरी नहीं ले सकता हूँ, मैं 5-6 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, मेरे बस की बात नहीं है सरकारी नौकरी लेना। और जब सरकारी नौकरी नहीं तो मैं क्यों? यानी कि उसकी ज़िंदगी है ना, जो वो सरकारी नौकरी से क्या है, कुछ नहीं है। सरकारी नौकरी बड़ी है और उसकी ज़िंदगी क्या है, बहुत तुच्छ है। इसलिए तो जाके सुसाइड कर लिया। तो अपने आप को समझाया करो। अपने आप को अगर ज़्यादा गुस्सा रहता है, अपने आप को एक चप्पड़ मार लिया करो, 5 चप्पड़ मार लिया करो। लेकिन ऐसा वैसा हरकत मत किया करो कि लाइफ ही बर्बाद हो जाए तुम्हारा। न्यूटन की गति के विषय का प्रथम नियम, ए इज करेक्ट आंसर। समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जहाँ भी जड़त्व आ जाए, जहाँ भी इनर्शिया आ जाए, बाह्य बल सक्रिय ना हो, गतिशील है तो गतिशील रहेगा, परिवर्तन अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगा, तब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल कॉज ना लगाया जाए। एक्सटर्नल कॉज बल था, न्यूटन की गति का प्रथम नियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन।
39 क्वेश्चन। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। असंतुलित बल कहाँ से आया था? असंतुलित बल क्यों आता है? असंतुलित बल क्यों आता है? अगर कोई वस्तु है, अगर ये विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में रहेगी। यदि कोई वस्तु है यह गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी। लेकिन मैंने जैसे ही इस पर कुछ फोर्स अप्लाई किया तो वही तो मेरा असंतुलित बल एफ था। और एफ इजिकल टू क्या था? एम इंटू ए। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी पूरा का पूरा समानुपाती किसके होता है? त्वरण के। और एफ जो होता है वो द्रव्यमान के भी समानुपाती में होता है। यानी कि जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा ना उतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तुमको। अगर 5 किलो का बाट है तो 5 किलो के लिए 5 किलो का बाट हमको उठाने के लिए 5 किलो के हिसाब से हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मैं 50 किलो किसी वजन को उठाना चाह रहा हूँ तो 50 किलो के हिसाब से मुझको फोर्स बल अप्लाई करना पड़ेगा। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम और एफ इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यानी कि समानुपाती किसके? त्वरण के एक्सेलरेशन के। त्वरण क्या होता है तुम्हारा? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसका राइट आंसर तुमको पता चल गया होगा कि बल जो होता है वो क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है। बीज करेक्ट आंसर। बीज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके सामने 40 नंबर। तो आप लोग कुछ ऐसा वैसा हरकत मत करिएगा, बता दे रहा हूँ। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के से संबंध बल है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया क्या? एक्शन टू रिएक्शन लॉ क्या है? थर्ड लॉ। थर्ड लॉ हमेशा एक ही वस्तु पे लगे होने चाहिए। गलत। अभी बताया हूँ थप्पड़ मार मार के खुद को। भिन्न भिन्न वस्तु पे लगे होने चाहिए। हाँ सही है, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पे लगे होने चाहिए। हाँ ये भी सही है। का परिमाण बराबर होना जरूरी है? परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है? परिमाण तो बराबर होगा, बराबर ही होगा। क्यों क्यों नहीं बराबर होगा? मैंने 3 न्यूटन का फोर्स अपने गाल पे अप्लाई किया हूँ तो मेरे हाथ पे भी 3 न्यूटन का ही फोर्स अप्लाई हुआ होगा। रिएक्शन फोर्स के परिणाम के स्वरूप मेरे हाथ पे 3 न्यूटन का ही फोर्स अप्लाई हुआ था उस समय पे। अगर मैं अपने आप को धीरे से मार रहा हूँ तो मेरे हाथ पे धीरे से चोट आएगा। मैं अपने आप को कस के मार रहा हूँ तो कस के हमको अप्लाई होगा चोट, हमारे हाथ पे रिएक्टिव फोर्स आएगा। और दो भिन्न भिन्न वस्तु होंगी और ये हमेशा होंगी। तो बी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन ज़्यादा सही कौन सा है? सी। हमेशा हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए, हमेशा, ऑलवेज। एक मेरा हाथ था और एक मेरा गाल था। वैसे ही बंदूक के केस में बात कर लूँ तो बंदूक की गोली आगे को जा रही, तो बंदूक की गोली पे एक्शन फोर्स लग रहा है, लेकिन बंदूक पे कौन सा फोर्स लग रहा है? रिएक्शन फोर्स लग रहा है। तो बंदूक पीछे को जा रही है। और बंदूक को कौन पकड़ा है? मैं पकड़ा था। तो बंदूक को जब मैं पकड़ा था तो मैं भी तो पीछे जा रहा था, तो वो रिएक्शन फोर्स था। गोली पे एक्शन फोर्स लगा और बंदूक पे रिएक्शन फोर्स लगा। और बंदूक को मैंने पकड़ा था तो मेरे पे भी रिएक्शन फोर्स लगा था। गोली आगे गया, मैं पीछे चला आया। मैं तोप चलाया हूँ, मान लो सपोज अगर मैं तोप चला रहा हूँ तो तोप आगे चला गया। जो तोप का गोला था वो आगे चला गया, उस पर एक्शन फोर्स, एक्टिव फोर्स लग रहा था। और एक्टिव फोर्स किस पे लग रहा था? जिससे तोप चलाया गया था। तोप गन से चलाया गया था। और तोप गन को कौन चलाया था? हम चलाए थे, तो हम पीछे चले गए। तो आप समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे राइट आंसर डियर होगा हमेशा। हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पे लगे होगा, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पे लगे होगा। और जो उसका परिमाण होगा ना डियर, उस क्या होगा? परिमाण जो होगा ना, परिमाण, परिणाम नहीं, सॉरी मैं लिख दे रहा हूँ। जो परिमाण होगा ना, जो परिमाण होगा क्या होगा? वो हमेशा इक्वल होगा, बराबर होगा। चाहे वो एक्टिव फोर्स पे लगे चाहे रिएक्टिव फोर्स पे लगे, परिमाण समान होगा। हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे होने चाहिए और परिमाण की जो मात्रा होती है वो समान होती है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, कभी हो ही नहीं सकता। द्वितीय नियम है, कभी हो ही नहीं सकता। न्यूटन का तृतीय नियम ना होगा जी। एक्शन टू रिएक्शन लॉ इज कॉल्ड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। और जो उसकी मात्रा होती है, मैग्नीट्यूड होती है, वो बराबर होती है, लेकिन जो दिशा होती है हमेशा क्या होती है? विपरीत होती है। और जो उसका एक्शन टू रिएक्शन होता है भिन्न भिन्न वस्तु पे लगा होता है। सी इज करेक्ट आंसर। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम एफ इज इक्वल टू एम जी, एफ इज इक्वल टू एम ए। न्यूटन की गति का प्रथम नियम कोई बाह्य कारक। बाह्य कारक क्या था? बल। बल की उत्पत्ति किससे हुई थी? न्यूटन के प्रथम नियम से। तो सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम से? एक्शन टू रिएक्शन, तृतीय नियम। तृतीय नियम। अगर यहाँ पे कोई पॉन्ड, तालाब है, स्विमिंग पूल है, यहाँ पे मैं तैर रहा हूँ, यहाँ पे मैं तैर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? मैं करता क्या हूँ? मैं आगे को मूव करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं एक्शन हमेशा पीछे लगाता हूँ। पानी जितना है ना, पानी में ही तैरूंगा ना, तो पानी को मैं हाथ से, दोनों हाथों से क्या करता हूँ? पीछे मारता हूँ। तो उतना ही फोर्स हमको एक्शन के थ्रू हमको एक्शन फोर्स जनरेट करता है पानी, और हम आगे की तरफ मूव करते हैं। जो मेरा क्या बोलते हैं उसको? रॉकेट बोलते हैं। जब रॉकेट लॉन्चिंग होती है ना, तो उसमें एक्शन टू रिएक्शन लॉ ही काम करता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नाव से कूद गया, तोप गोला बारूद चला दिया, बंदूक से गोली शूट कर दिया, जमीन पे चल रहा हूँ, घोड़ा गाड़ी दौड़ रही है, एरोप्लेन रनवे पे रन कर रही है, बाइक चल रहा है, कार चल रहा है, सारे के सारे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल है। बिना एक्शन के दुनिया में कभी रिएक्शन आ नहीं सकती है। जब तक तुम एक्शन किसी भी चीज़ पे अप्लाई नहीं करोगे ना, तब तक रिएक्शन तुमको मिल ही नहीं सकता है। और जब तक रिएक्शन नहीं मिलेगा तब तक कोई भी वस्तु गतिमान नहीं हो सकती है। कोई भी वस्तु गतिमान नहीं हो सकती है। तो तृतीय नियम यहाँ पे होगा। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम से
संभव है, पॉसिबल है, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, कोई पिंड जब तक विराम अवस्था में है बना रहेगा तब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स बाह्य बल कार्य नहीं करता। किसका कथन था? न्यूटन साहब का कथा। न्यूटन साहब ने ही तो बोला था। जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन साहब ने ही तो दिया था। आइंस्टाइन ने बताया था, क्या बताया था? E=mc²। और इन्होंने बताया था कि होल ब्रह्मांड दो चीज़ों से मिलकर बना है, एनर्जी और मास, और एक दूसरे में क्या है? कन्वर्ट चेंजेबल है, जिस पे हालांकि अभी भी शोध और खोज चल रहा है। आर्किमिडीज साहब क्या दिए थे? आर्किमिडीज साहब ने जो प्लवन का नियम था, जो तैरने का नियम था, दिए थे कि कोई वस्तु कितना विस्थापन द्रव करती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने है क्वेश्चन। बल की परिभाषा आती है, बार बार जोड़ दिया क्यों? गति के पहले नियम से, गति के दूसरे नियम से, तीसरे नियम से, गुरुत्वाकर्षण के नियम से, F=G(m1m2/r²) कि ये कौन सा नियम है? गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो यहाँ पे क्या होगा? 44 का राइट आंसर आप बताइए। तो 44 का जो बल की परिभाषा हमेशा कहाँ से मिलती है? गति के प्रथम नियम से। बल की जो पैदाइश हुई थी वो कहाँ से हुई थी? एक्सटर्नल कॉज। और एक्सटर्नल कॉज क्या था? बल क्या है? बल हमेशा बाह्य कारक होता है। और प्रतिक्रिया क्या होता है? रिएक्शन क्या होता है? वो आंतरिक कारक होता है। तो समझिएगा, यहाँ पे जो बल की परिभाषा है, गति के प्रथम नियम से क्या हुआ था? पैदा हो गया था। गति के दूसरे नियम से बल की परिभाषा F=ma, और तीसरे नियम से एक्शन टू रिएक्शन लॉ इज कॉल्ड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और गुरुत्वाकर्षण का नियम F=G(m1m2/r²). जहाँ पे जी का जो वैल्यू होता है कितना होता है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। रट लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है। और किसी भी चीज़ को मैं अगर जोड़ दे रहा हूँ तो समझिए कि वो 50 बार एग्जाम में पूछा गया है, 100 बार पूछा गया है। हमको कोई शौक नहीं कि मैं बार बार चीज़ों को रिपीट करूँ पागल जैसे। आप समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर मैं किसी चीज़ को 10 बार, 5 बार, 8 बार बोल रहा हूँ तो समझिएगा कि वो पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ और कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। इस वीडियो में बस 46 तक होगा सॉल्व। हालांकि 46 मैं पहले करा चुका था, फिर भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक ही क्वेश्चन को मैं 10 बार कर ले रहा हूँ तो कोई दिक्कत है? और तो बढ़िया है। यहाँ पे टाइम लगे, एग्जाम में ना टाइम लगे, आप समझिए चीज़ों को। और यहाँ मेरे को कोई वो नहीं है कि मैं वीडियो लंबा कर दूँ, मैं जल्दी से जल्दी ही बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कोई भी चीज़ छूटे ना। और ये एक क्वेश्चन से एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है। आप अगर वीडियो को लगातार देख रहे हो और चैनल से अगर दिल से जुड़ गए हो तो आप समझ गए होंगे चीज़ों को। एक एक क्वेश्चन से मैं एक क्वेश्चन को कभी सॉल्व कराने की कोशिश करें। और यहाँ अगर आपको सॉल्व भी करना है तो भैया किताब उठा लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। 45 का बी, 46 का सी, 48 का ए, 49 का बी, और ABCD करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चीज़ों को समझिए। एक बार समझने में भले समय लग जाए, घर बनने में एक ही बार समय लगता है, लेकिन उसमें लोग जब रहते हैं ना तो 100 साल, 80 साल, 60 साल का उसका लाइफ होता है। तो एक बार समय लगे कोई बात नहीं है, लेकिन जो प्रिपरेशन हो वो माइंड में सेटअप हो जाए हमेशा के लिए, तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। एक बार रात को रटा, फिर कल भूल गया, फिर रात को रटा, कल भूल गया, कोई मतलब नहीं है। वीडियो को अच्छे से आप देख लीजिएगा, एक बार एग्जाम से पहले एक बार फास्ट मोड में करके देख लीजिएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन ना लीजिए। नौकरी नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं है, गवर्नमेंट नौकरी खत्म करे कोई बात नहीं, टेंशन, लाइफ में कुछ ना कुछ कर लेंगे आप, अपने पे भरोसा रखिए। और ये सब सुसाइड उसाइड वाला दिमाग में चक्कर कोई लाएगा भी नहीं, बता दे रहा हूँ। नौकरी से बड़ा हो गया, नौकरी सबसे बड़ा हो गया, तुम्हारी लाइफ से बड़ा हो गया, कितने नौकरी आएंगे जाएंगे। और कभी बता दूंगा तुमको अपने बारे में भी कि मैंने क्या क्या लाइफ में किया और क्या क्या नहीं किया हूँ। मैं सीरियसली बता दे रहा हूँ तुमको। अपना लाइफ है, तुमको कुछ करना है, और तुम इसीलिए नहीं पैदा हुए थे कि जाकर और बोलो कि नहीं हो गया। अगर वो बंदा मुझको मिल गया होता ना तो मैं उसको समझाता कि देखो भाई, सारा देखो मेंटली प्रॉब्लम है, बता दे रहा हूँ तुमको। सब मेंटल, सब मानसिक, तुम्हारा सब साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम यार कुछ नहीं कर सकते हो तो तुम गलत सोचते हो। जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे दुनिया तुमको क्या समझेगी। पेपर का कटिंग है, उसको देखोगे तो रूह कांप जाएगी। बंदे ने क्या लिखा है सुसाइड नोट में। 45 नंबर देखिए, किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में अभिराम गतिमान स्थिति में परिवर्तन विरोध करता है? क्या है? तो जड़त्व है, इनर्जिया है। जहाँ पे विरोध आ गया ना, देखो जहाँ पे परिवर्तन का विरोध, जहाँ भी आया विरोध, जहाँ पे विरोध आएगा वहाँ पे इनर्सिया होगा, जड़त्व होगा। बीज करेक्ट आंसर। इतना सारा बात करने के बाद आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो इनर्सिया होता है हमेशा विरोध ही करता है, परिवर्तन का विरोध। वो गति से, वो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में सर्वाइव करना चाहेगा, उसी स्थिति को अपना स्टेबल कंडीशन मान लेगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि जैसे अगर मान लो हम लोग बाहर पढ़ते हैं सपोज, और जब घर पे आते हैं ना तो घर पे ही रहने को मन करता है कि नहीं करता है, और जब फिर बाहर चले जाते हैं तो बाहर ही रहने को, घर आने को मन नहीं करता है। तो यही है इनर्सिया। परिवर्तन का विरोध होना ही जड़त्व, इनर्सिया। एक छोटा सा बच्चा जब चाइल्ड होता है, स्कूल में जाता है, बोलता है, तो शुरू शुरू में वो एडमिशन नहीं ले पाता है, उसको एडमिशन करा दिया जाता है तो जा नहीं पाता है, वो रोता है। तो उसके उसके मम्मी पापा उसको चॉकलेट, टॉफी वगैरह वगैरह दे के और उसको बस उसको अपना फुसलाते हैं, भरमाते हैं, उसको कहते हैं बाबू कोई बात नहीं है, प्ले वे स्कूल में पढ़ लो, यहाँ पढ़ लो, किड्स वे में पढ़ लो,
तो वो धीरे धीरे जाने लगता है, और जब जाने लगता है तो उसको स्कूल में जब मन लग जाता है दिल से, तो वो घर पे रहने को, अब संडे को भी बोलता है कि मैं संडे को भी स्कूल जाऊँगा मम्मी पापा। तो वही इनर्सिया है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हल्का चीज़ों को हटके थोड़ा कहानी के तौर पे बात मजबूरी है करना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। आप कितना रटते हो, आप भूल नहीं जाते हो। रटना सोल्यूशन नहीं है डियर, आप कुछ चीज़ों को सीखो। वो बंदा 5-6 साल से तैयारी कर रहा है, अगर वो 5-6 साल से अच्छे से पढ़ा होता तो वो आज होता कि नहीं दुनिया में, होता। तो चीज़ों को सीखो ना, क्या दिक्कत है। कोई भी चीज़ होता है तो अपने फ्रेंड्स को बताओ, कि कोई भी दिक्कत होता है तो जो जिसको आप समझते हो इससे हमको शेयर करना, उससे शेयर करो। मन की बात मन में क्यों रखते हो। प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। प्रॉब्लम तुम्हारी ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग है, लेकिन उसको तुम कैसे हैंडल करते हो ये तुमको आर्ट ऑफ लाइफ, तुमको जीने, यही तो सीखना है लाइफ में। प्रॉब्लम सामने से आ रहा है तो उसको कैसे फेस करोगे। प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको फेस करना तो सीखो। प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका आर्ट तरीका तो सीखो कि मैं कैसे इसको फेस कर सकता हूँ। फिर परेशान हो जाओगे, परेशान मत हो। इनर्सिया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं, ऊर्जा का नियम कहते हैं, संवेग का नियम कहते हैं, गुण का नियम कहते हैं। तो पहला नियम क्या है, न्यूटन का नियम, जड़त्व का नियम, इनर्शिया लॉ ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कोई अगुण का नियम नहीं है इसमें, ऊर्जा का कोई नियम होता ही नहीं है, ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही तो नष्ट किया जा सकता है। संवेग का सिद्धांत क्या होता है, तो आपका मोमेंटम जो होता है द्रव्यमान गुणे वेलोसिटी। वेलोसिटी आपका क्या है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, आपका जो द्रव्यमान है वो स्केलर क्वांटिटी है, जो संवेग होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जड़त्व का नियम। 47 नंबर 47 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर से आएगा, अपना ध्यान रखना। और प्लीज़ अगर कोई भी चीज़ बुरा भी लगा होगा तो उसके लिए सॉरी, मैं जो भी बातें बोला हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में। अगर सरकार नहीं समझ रहा है आपको, आपको सरकार नहीं समझ रहा है, आपको सरकार अगर हर्ट कर रहा है तो आप खुद को क्यों हर्ट करते हो। वो नौकरी नहीं देगा तो आप, वो नहीं नौकरी देगा तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा, यानी आप उसके अधीन हो। आप किसी के अधीन नहीं हो, आप स्वतंत्र हो, और आप में इतनी एनर्जी है कि किसी के पास उतनी एनर्जी नहीं है। और बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि क्या कितनी एनर्जी है आपके पास। तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप चीज़ों को समझिएगा, इसको दिल पे मत लीजिएगा, बस इतना दिल पे लीजिएगा कि मेरे को कुछ करना है लाइफ में, तो बस करना है तो करना है भाई। अब मैं बता चुका हूँ कि जहाँ चाह होता है ना डियर, जहाँ चाह होता है ना तो राह तो ऑटोमेटिक बन जाता है। बस चाह बनाओ ना, तुम एक बार चाह बना के तो देख लो ना, तुमको कौन रोकेगा जी, तुमको कोई नहीं रोकेगा। जो तुमको रोकेगा वो खुद बर्बाद हो जाएगा। जहाँ चाह है ना वहीं पे राह है, पहले चाह बना के देखो, उसके बाद राह अपने आप मिलती जाएगी तुमको, और जब राह मिलती है तभी तो मंजिल मिलती है। ठीक है, ओके, जय हिंद जय भारत।